अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने 11th क्लास की जो न्यू बुक है केमिस्ट्री की, इसका चैप्टर नंबर 1 पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का जो टॉपिक नंबर 1.7 आयोनाइजेशन एनर्जी, पीरियोडिक टेबल में इसका ट्रेंड क्या है, इसके अंदर एक्सेप्शनल केसेस क्या है, कौन सा यहाँ से एमसीक्यूज आ सकता है, कैसे यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, ये सब चीजें बेटा हमने डिस्कस करनी है। वैसे ये हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चंस के तौर पर आपने इसे याद करना है। आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है, जैसे आयोनाइजेशन आयोनाइजेशन मीन कन्वर्ट इनटू आयन। किसी भी एटम को अगर आप आयन में कन्वर्ट करते हैं तो दैट इज नोन एज ए आयोनाइजेशन। तो कैसे आयन में कन्वर्ट करेंगे बेटा, ये हमारे पास एक एटम है, इस एटम का ये जो शेल होता है दैट इज नोन एज ए आउटर मोस्ट शेल। इस आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको जितनी एनर्जी देनी पड़ती है दैट इज नोन एज ए आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इसको हम डिफाइन करते हैं, minimum amount of energy required to remove an electron from outermost shell of a gaseous atom is called ionization energy। ionization energy के बेटा दो मुख्तलिफ और नाम भी है, इसे आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी कहते हैं, आयोनाइजेशन इंथाल्पी भी कहते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी को किस स्टेट के अंदर आपने मेजर करना है, इसकी कंडीशंस कौन सी हैं, वो हमारे पास ये है। सबसे पहले जिस एटम की आपने आयोनाइजेशन एनर्जी मालूम करनी है वो गैसियस स्टेट के अंदर लेंगे। गैसियस स्टेट के अंदर आप क्यों लेंगे, बिकॉज इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, ये मादे की सादा तरीन शक्ल है, इसलिए बेटा आप इसे गैसियस स्टेट के अंदर लेंगे। और आइसोलेटेड फॉर्म के अंदर लेंगे। आइसोलेटेड का मतलब है जिसके अंदर कोई भी नेबरिंग मॉलिक्यूल के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना हो, अवे फ्रॉम ईच मॉलिक्यूल, अवे फ्रॉम ईच एटम, कि जो जिस एलिमेंट की या जिस एटम की आपने आयोनाइजेशन एनर्जी मालूम करनी है वो किसी के साथ भी बाउंडेड ना हो, तो दैट इज नोन एज ए आइसोलेटेड। और हमेशा आपने 1 मोल ऑफ एन एटम लेना है, 1 मोल एटम की हम आयोनाइजेशन एनर्जी मालूम करते हैं। इसका यूनिट क्या होता है, किलो जूल पर मोल होगा या जॉल पर मोल होगा या इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेटा पर एटम इसके यूनिट होते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, इट इज द एंडोथर्मिक प्रोसेस, ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, मतलब अगर आप इसको हीट दोगे तब आप इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल सकेंगे, अगर आप इसे हीट नहीं देंगे तो आप इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन है नहीं निकाल सकते। नेक्स्ट आता है बेटा, यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ केटाइन होती है, जब किसी चीज से आप इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे इसके बाद दैट एटम कैन बी चेंज इनटू ए केटाइन, वो केटाइन में तब्दील हो जाएगा। अब हमारी बुक में आयोनाइजेशन एनर्जी की 3 डेफिनेशंस बताई गई हैं, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड और थर्ड। सबसे पहले बेटा अपने फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी को डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। तो हम कहते हैं द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, कि आपको एनर्जी जो होती है वो बेटा रिक्वायर्ड है टू रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन, ताकि आप एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकें फ्रॉम ईच एटम, कि अगर आपके हर एक एटम के अंदर से एक एक इलेक्ट्रॉन आपने निकाल लेना है इन 1 मोल ऑफ एटम्स, अगर आपके पास किसी भी एलिमेंट के 1 मोल्स ऑफ एटम है तो हर एक एटम में से आपने एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेना है। और वो जो 1 मोल ऑफ एटम्स या 1 मोल ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट है दैट इज प्रेजेंट इन ए गैसियस स्टेट, वो गैसियस स्टेट के अंदर होंगे। जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो 1 मोल ऑफ गैसियस पॉजिटिव आयन बन जाएगा, इज कॉल्ड फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आपने बच्चों इसे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अब हमने कहना है जैसे ये सोडियम है बच्चों, ये सोडियम को आपने गैसियस स्टेट के अंदर लिया है, अगर कोई भी एलिमेंट सॉलिड या लिक्विड स्टेट के अंदर होगा तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी आप मेजर नहीं कर सकते, इसके लिए शर्त है कि वो गैसियस स्टेट के अंदर होगा। तो गैसियस स्टेट के अंदर लेंगे तो यहां से आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, इसकी जो इंथाल्पी होगी वो बेटा 494 किलो जूल पर मोल, आप इसे हीट देंगे तब ये इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव होगा। ये कैल्शियम है, ये सॉलिड स्टेट में मिलता है, इसको भी आपने गैसियस स्टेट के अंदर लेना है। जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इसके ऊपर पॉजिटिव 1 चार्ज आ जाएगा, इसकी जो इंथाल्पी चेंज की वैल्यू है वो 590 किलो जूल पर मोल होगी। अब बेटा आपने सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी को डिफाइन करना है, यानी जो आपके पास मोनो पॉजिटिव आयन होगा इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी दैट इज नोन एज ए सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। इसे हम डिफाइन करते हैं, इफ ए सेकंड इलेक्ट्रॉन, अगर आप एक दूसरा इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम ईच आयन, हर आयन में से आपने एक एक और इलेक्ट्रॉन निकाल रहे होते हैं इन 1 मोल ऑफ गैसियस पॉजिटिव 1 आयंस,
वी कॉल इट सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। इसे बेटा अपने सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा एच आई, इसके साथ 2 लिख देंगे, इसका मतलब है ये सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। फॉर एग्जांपल बेटा ये मोनो पॉजिटिव आयन कैल्शियम आयन या गैसियस स्टेट के अंदर से है, एक इलेक्ट्रॉन हमने और निकाल लिया तो इसके ऊपर पॉजिटिव 2 चार्ज आ गया, और ये डेल्टा एच आई यानी आयोनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू होगी इसके साथ 2 लिखेंगे तो ये आपको इससे डबल इंथैल्पी देनी पड़ेगी यानी 1150 किलो जूल पर मोल। अब बच्चों आपने थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं कि तीसरा इलेक्ट्रॉन आप निकालना चाहते हैं, तो हम कहते हैं रिमूवल ऑफ थर्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच आयन इन ए मोल ऑफ गैसियस पॉजिटिव 2 आयन। कि आपके पास एक मोल जो है वो गैसियस पॉजिटिव 2 आयन का है, इसमें से आपने जब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो दैट इज कॉल्ड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आप इसे बेटा थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ये जो कैल्शियम है बेटा ये डाई पॉजिटिव आयन है, अब इसमें से आपने तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो ये ट्राई पॉजिटिव आयन बन गया। इसकी जो इंथैल्पी होगी दैट इज नोन एज ए थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। इसकी जो वैल्यू होगी बेटा 4940 किलो जूल पर मोल आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। देखिए इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी होता है, इट आल्सो टेल अस अबाउट द वैलेंसी ऑफ एन एटम। तो इसने हमें ये बताया कि जब आपने इसका कैल्शियम का पहला इलेक्ट्रॉन निकाला तो आपको 590 किलो जूल पर मोल एनर्जी देनी पड़ी। जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला तो बेटा 1150। जब तीसरा निकाला तो ये इससे 10 गुना ज्यादा हो गई, यानी 4 गुना इससे ज्यादा हो जाती है। 4940 किलो जूल पर मोल आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। इसका मतलब यह हुआ कि कैल्शियम के अंदर 2 लूजली इलेक्ट्रॉन थे जो आप आसानी के साथ निकाल सकते हैं, और तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इट्स मीन कि कैल्शियम की 2 वैलेंसीज हैं। तो बेटा आप देख रहे हैं कि जो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी है इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी हमारे पास। फिर बेटा सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है, फिर सबसे कम वैल्यू जो होती है वो आपके पास फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की होगी। अब ये वैल्यूज क्यों बढ़ती जा रही है? जब आप इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉनों के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगी, आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। जब दूसरा इलेक्ट्रॉन भी निकालेंगे तब इसके न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान में ये बेटा न्यूक्लियस होगा और इसके इर्द गिर्द ये इलेक्ट्रॉन है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉनों के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी, जब दूसरा निकालेंगे तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जब बेटा आप तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करेंगे तब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगी, और इसलिए हमारे पास थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बहुत ज्यादा आ रही है, इससे कई यानी 4 गुना ज्यादा आ रही है। अब बेटा हमारे पास किसी भी एलिमेंट की कितनी आयोनाइजेशन एनर्जीज होती हैं, तो दैट डिपेंड अपॉन देयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर किसी में 11 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी 11 आयोनाइजेशन एनर्जीज की वैल्यूज होंगे, अगर किसी में 5 है तो उसकी 5 आयोनाइजेशन एनर्जीज की बच्चों वैल्यूज होंगे। अब आपने बताना है वो कौन से अवामिल हैं, वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो डिपेंड करती है। तो हमारे पास जो पहला फैक्टर आता है दैट इज नोन एज ए न्यूक्लियर चार्ज, यानी फैक्टर्स व्हिच इफेक्ट द आयोनाइजेशन एनर्जी। तो फर्स्ट वन इज कॉल्ड बेटा न्यूक्लियर चार्ज, के न्यूक्लियर चार्ज इसका पहला फैक्टर है। अब हम कहते हैं व्हाट इज न्यूक्लियर चार्ज, तो आप कहते हैं ये बेटा हमारे पास न्यूक्लियस है तो इसके इर्द गिर्द जो पाए जाते हैं ये इसके इलेक्ट्रॉन है। तो आमतौर पर बच्चों इस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है दैट इज नोन एज ए न्यूक्लियर चार्ज। तो न्यूक्लियर चार्ज की आप डेफिनेशन यूं लिखेंगे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये बच्चों कशिश की एक ताकत होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है इज कॉल्ड न्यूक्लियर चार्ज। तो इसे आपने न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी यानी न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी बेटा ज्यादा होगी। अगर ये न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी बच्चों क्या होगी, कम होगी। अगर आप देखना चाहते हैं कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन किसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, तो फ्लोरीन का न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन के जो न्यूक्लियस है इसमें 9 प्रोटॉन है और ऑक्सीजन के न्यूक्लियस में बेटा 8 प्रोटॉन है, इसलिए फ्लोरीन की आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो होगी वो ऑक्सीजन से ज्यादा होती है।
बिकॉज फ्लोरीन हैज ए ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज एज कंपेयर टू बेटा ऑक्सीजन। सेकंड जो हमारे पास फैक्टर आता है उसे हम कहते हैं साइज ऑफ एन एटम और आयन। साइज ऑफ एन एटम के एक एटम का साइज बच्चों या आयन का साइज। तो ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है ये साइज ऑफ एन एटम और आयन के बच्चों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। मतलब अगर किसी भी एटम का या आयन का साइज जितना ज्यादा होगा उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू उतनी कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे लिथियम है, इसका साइज छोटा है, सोडियम इससे बड़ा है, पोटाशियम इससे भी बड़ा है, रुबिडियम इससे भी बड़ा है, तो सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो लिथियम की होगी, इससे कम जो होगी सोडियम की होगी, फिर पोटाशियम की होगी और फिर बेटा रुबिडियम की होगी। मतलब जैसे जैसे साइज ऑफ एन एटम या आयन बड़ा होता जाएगा आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो होती है वो भी बच्चों क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अब आपने बताना है इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, कि इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट का आयोनाइजेशन एनर्जी से क्या ताल्लुक है। तो ये आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट के व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट क्या होती है तो आप बताएंगे बच्चों के अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, के अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इलेक्ट्रॉन्स की बेटा क्या अरेंजमेंट होती है इन ए शेल ऑफ एन एटम, कि एक एटम के शेल के अंदर जो भी बेटा इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट होगी इस कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। तो इसे आपने बेटा इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट का नाम देते हैं। तो यहाँ पे देखा गया है अगर कोई भी बेटा सब शेल, कोई भी सब शेल या ऑर्बिटल जो होगा अगर ये फुली फिल्ड होगा, फुली फिल्ड, अगर बेटा कोई फुली फिल्ड ऑर्बिटल होगा जिसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन आने हैं वो उतने ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। फिर इसके बाद आएगा हाफ फील्ड का, जो हाफ फील्ड होगा वो फुली फील्ड से बेटा लेस स्टेबल होगा, हाफ फील्ड। फिर हमारे पास आता है पार्शियल फील्ड, पार्शियल फील्ड सबसे लेस स्टेबल होगा, पार्शियल फील्ड। क्या मतलब है इसका, फुल फील्ड से मुराद ये है जैसे पी के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर किसी भी एलिमेंट के ऑर्बिटल में किसी भी एलिमेंट के सब शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे पी सब शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है तो ये फुली फील्ड है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। हाफ फील्ड से मुराद है अगर पी के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो ये हाफ फील्ड होता है, तो ये इसके बाद स्टेबल होगा। पार्शियल फील्ड से मुराद है कि उसके पी के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन हो, 2 हो, 4 हो, 5 हो, तो ये पार्शियली फील्ड कहलाता है, यानी हाफ भी ना हो और ना फुली हो, 1 हो, 2 है, 4 है या 5 है, तो इसे आप हाफ फील्ड कहते हैं। अब बेटा इसकी एग्जांपल्स लीजिए, जैसे हमारे पास ना नोबल गैसेस होती हैं, नोबल गैसेस, ये जो नोबल गैसेस होती हैं अगर आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो कुछ यूं होती है, एस के अंदर बेटा 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और पी के अंदर इसके 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब यह है कि इसका एस ऑर्बिटल भी फुली फील्ड है और पी ऑर्बिटल जो होते हैं वो भी एस ऑर्बिटल भी इसका फुली फील्ड है और पी सब शेल के जो 3 ऑर्बिटल हैं पी एक्स, पी वाई और पी जेड वो भी फुली फील्ड है। तो इस तरीके से नोबल गैसेस की जो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू होती है वो सबसे ज्यादा है, यहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना क्या होगा, इंतहाई मुश्किल होगा। अब दूसरी एग्जांपल हम लेते हैं हाफ फील्ड की, किसकी बच्चों, हाफ फील्ड की। अब हमने 2 एग्जांपल्स लेनी है, हाफ फील्ड सब शेल या हाफ फील्ड बेटा ऑर्बिटल। अब हमारे पास ये जो नाइट्रोजन होगा इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके 1s में 2 होते हैं, 2s में बेटा इसके 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब p के 3 आगे p सब शेल के 3 ऑर्बिटल होंगे, पहले को आप कहेंगे px, दूसरे को कहेंगे बेटा py और तीसरे को कहेंगे pz। हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब नाइट्रोजन के यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको बेटा जो आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए वो 1403 किलोजूल पर मोल, 1403 किलोजूल पर मोल आप इसे एनर्जी देंगे तब इसका इलेक्ट्रॉन निकाल सकेंगे। अगर आप ऑक्सीजन को देखते हैं तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s में 2 होते हैं, 2s में 2 होते हैं। अब p के अंदर देखिए p सब शेल के 3 ऑर्बिटल हैं, पहले px में 2 लगा दीजिए, py में 1 है, pz में भी 1 है। अब ये px है, py है, pz है। तो ये जो ऑक्सीजन है इसका ये जो सब शेल है ये आपके पास बेटा पार्शियली फील्ड है, इसलिए ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा आसान है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। इसलिए बेटा ऑक्सीजन की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो होनी नाइट्रोजन से ज्यादा चाहिए थी, लेकिन नाइट्रोजन से ये थोड़ी कम हो गई,
1365 किलो जूल पर मोल आपको देनी पड़ेगी। फिर आप इसका एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे। ऑक्सीजन की आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्यों कम है? बिकॉज ऑक्सीजन का जो सब शेल है वो बेटा पार्शली फिल्ड है, इसलिए यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है। ड्यू टू दिस रीजन इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है वो नाइट्रोजन से थोड़ी कम हो गई है।